चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सहसंयोजी बंध के बारे में। देखिए मैंने आपको जब पिछला लेक्चर था उसमें बहुत अच्छी तरीके से बहुत कुछ समझाया था। ठीक है, आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जो आपको करने हैं। देखिए सब एग्जाम्पल हैं, ये एसिटिलीन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये HCN है। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये मीथेन गैस है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, और ये हमारा इथाइलिन गैस है। ठीक है, इन सब का आपको जो है सहसंयोजी बंध का जो हमारा तरीका है इलेक्ट्रॉनों का साझे का, वो सब बनाना है आपको। ठीक है, इनको बना के देखना है किस किस तरह से जो है इनके इलेक्ट्रॉन जो है साझे में प्रयुक्त हुए। ठीक है, यानी इनके साझे के बंध आपको बना के देखने हैं। कुल मिला के ये है। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण, चलिए बात करेंगे। पहला लक्षण है सहसंयोजक यौगिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पहला तो ये ध्यान रखना है आपको कि सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं अणुओं से मिलकर बनते हैं। अगर आपको याद हो वैद्युत संयोजी यौगिक जो है आयनों से मिलकर बने थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, इन यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इन यौगिकों में अणु आपस में कमजोर वान डर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। इन बलों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई वैद्युत जो हमारे संयोजी बंध थे वो पावरफुल होते हैं क्योंकि उनमें परबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अणुओं के बीच में ऐसा कोई आकर्षण तो है नहीं, तो कमज़ोर वान डर वाल्स बल होते हैं जिन बलों को हटाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए जो है इन यौगिकों की गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। देखिए मैं आपको, जैसे अगर जल है, जल देखें तो जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि नमक को उबालो, तो नमक को उबालने के लिए आपको कम से कम 4-5 हज़ार डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अध्रुवीय विलायक का मतलब जैसे आपका डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ठीक है, कार्बनिक विलायक जिनमें पोल नहीं होते हैं। ठीक है, और ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, जैसे HCl, जल। ठीक है, ये मैंने पिछला बंध में आपको समझा रहा था, वैद्युत संयोजी बंध, तब मैंने आपको समझाया था। आगे चलेंगे। ये यौगिक किसी भी अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयन नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। सहसंयोजी यौगिकों के अणु त्रिविम संरचना प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण सहसंयोजी बंध का दिशात्मक होना है। एग्जाम्पल देखिए CH4। ठीक है जी, ये देखिए, ये हमारे पास समचतुष्फलकीय संरचना है। समचतुष्फलकीय संरचना है, ये मीथेन। ठीक है जी, ये मीथेन गैस की संरचना है। आगे चलेंगे। अब देखिए अगला हमारा जो गुण है सहसंयोजक यौगिकों का, ये यौगिक प्रत्यास्थ तथा नर्म होते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि अगर किसी ऐसी वस्तु को गिरा दें जिसके अंदर प्रत्यास्थ गुण हो तो वो नीचे गिरने पे टूटेगा नहीं। जैसे मान लिया आप किसी किताब को गिरा दें, किताब फट जाएगी लेकिन वो टूटेगी नहीं, कि ये नहीं कि किताब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, नर्म होते हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखिए।
ये यौगिक निश्चित त्रिम संरचना के अणु रखते हैं, जिस कारण ये यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि संरचना निश्चित है इसलिए यौगिक जो है समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट देखिए 8वां है, सह संयोजक यौगिकों की अभिक्रियाएं मंद गति से होती हैं। कारण यही है कि इनके अंदर बंध होते हैं, रिएक्शन होने के लिए पहले पुराने बंध टूटेंगे, फिर नए बंध बनेंगे, तो इनमें टाइम लगता है। अगला टॉपिक हमारे पास उप सह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको समझेंगे। यह एक विशेष प्रकार का सह संयोजी बंध है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी करने वाले दो परमाणु में से किसी एक के द्वारा दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण मैंने जो बात बताई आपको, इस पर ध्यान देंगे कि साझा तो हो रहा है लेकिन साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। आगे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला दाता परमाणु होता है तथा ग्रहण करने वाला ग्राही परमाणु कहलाता है। उप सह संयोजी बंध को तीर, देखिए तीर दिख रहा है ना, इस तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, जिसका शीर्ष यानी कि हेड ग्राही की ओर होता है, यानी कि जिसको दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जो हेड है ये वाला, ये उसकी ओर होगा। ये देखिए समझा गया है यहाँ पे कि ए हमारा एक परमाणु है, इसके पास जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दाता है, और बी जो है ये ग्राही है। अब देखिए ए ने बी के साथ साझेदारी करी, लेकिन साझेदारी हुई कैसे? इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, यानी कि ए और बी के बीच में साझेदारी तो हुई, लेकिन साझे के इलेक्ट्रॉन सिर्फ ए के द्वारा दिए गए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बी को दिए गए। ये देखिए हमने दिखा तो दिया कि यहाँ बंध बन गया, लेकिन जो बंध बना ये उप सह संयोजी बंध है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन किसने लिए? ए ने बी को दिए, बी ने ग्रहण करे। उप सह संयोजी बंध को सेमीपोलर या डेटिव बंध भी कहते हैं। सेमीपोलर या डेटिव बंध भी कहते हैं। ये देखिए आगे चलेंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास O3 ओजोन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से जो है हम यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाई है। देखिए दो ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, लेकिन जो तीसरे ऑक्सीजन है उसने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया है, तब हमारी जो है यह संरचना हमें प्राप्त हुई। यानी कि ये वाली ऑक्सीजन दाता हुई और ये वाली ऑक्सीजन ग्राही हुई। जो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था वो दिया गया इस ऑक्सीजन को। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला एग्जांपल देखिए H3O+ हाइड्रोनियम आयन। ये देखिए जल का अणु है, ये प्रोटॉन है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है हमारे पास। देखिए दो युग्म होते हैं जल के पास, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिए एक युग्म दे दिया गया इस प्रोटॉन को, ये देखिए, देख रहे हैं ना। और इस तरह से जो है हमारे पास ये संरचना आ जाती है। क्योंकि इसमें नुकसान किसका हुआ? इस ऑक्सीजन का हुआ। भाई जब इसने इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दिए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, उसने तुरंत जो है इन इलेक्ट्रॉनों को अपना बना दिया। नुकसान किसका हो गया? इस ऑक्सीजन का। ठीक है नहीं भाई, एक प्लस है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ने इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया। हुआ क्या? तुरंत जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस ऑक्सीजन पे। अब देखिए सेंटर पे जो भी आवेश होगा, केंद्र पे जो आवेश होता है वो पूरे पूरे अणु पे आ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। ये देखिए हमने क्या करा, इसको ब्रैकेट में रख के पूरे अणु को पॉजिटिव चार्ज बना दिया, यानी कि इस पूरे के पूरे जो है अणु पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको चाहे आप ऐसे लिख लें, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें। आगे चलिए, ये हमारे पास अमोनियम आयन है, इसको बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास अमोनिया का अणु है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पे।
देखिए जब आप इनकी संरचना बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ से आया। ठीक है, मैं सब आपको समझा चुका हूँ। ये देखिए ये हमारा एक सहसंयोजी यौगिक है, इसको आप बना के देखें। चलिए खैर वो बना लीजिएगा आप, पहले यहाँ समझिए। ये देखिए प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे इसको, तो जैसे दिए जाएंगे एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगा, जिससे कि इस नाइट्रोजन का नुकसान हो जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए फिर हमने क्या किया, इस पूरे अणु को एक ब्रैकेट में रखा और फिर इस ब्रैकेट के ऊपर हमने रख दिया पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हमें कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे अणु पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, सेंटर पे है, केंद्र पर है। इसको चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें। अगला टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन बंध। देखिए सहसंयोजी यौगिकों में जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होता है तब उस हाइड्रोजन परमाणु की दूसरे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से एक क्षीण बंध के द्वारा जुड़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, इनसे जुड़ा होता है, ठीक है, या कोई हैलोजन हो गया, तो क्या होती है उस हाइड्रोजन की प्रवृत्ति, तब उस हाइड्रोजन परमाणु की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, दूसरे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से एक क्षीण बंध के द्वारा जुड़ने की प्रवृत्ति होती है। आगे चलेंगे। अब देखिए यह क्षीण बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसको यहाँ समझाया गया है। देखिए ये हमारा X जो है हमने मान लिया कि प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्रबल विद्युत ऋणात्मक है तो क्या होगा कि इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये खींच लेगा अपनी ओर, जिससे यहाँ पर आ जाएगा हल्का सा ऋणावेश और इस हाइड्रोजन पर आएगा हल्का सा धनावेश। अब हमारे पास एक दूसरा परमाणु यहाँ पे है, ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अणु है, हम इसको हम बाद में बात करेंगे। ये अलग अणु है, ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, ये साधारण है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन भी वाई ने अपनी ओर खींच लिए, जिससे क्या हो गया, यहाँ हल्का सा ऋणावेश आ गया, यहाँ धनावेश आ गया। अब देखिए जो हमने ऊपर बात कही कि इस हाइड्रोजन की प्रवृत्ति प्रबल विद्युत ऋणात्मक बंध के प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ एक क्षीण बंध बनाने की होती है। देखिए ये क्षीण बंध जो है, कमजोर बंध जो है, यही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। यानी कि इस हाइड्रोजन ने इस वाई के साथ एक बंध बनाया, बहुत ही हल्का बंध होता है ये, ठीक है, इस बंध को ही हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। हाइड्रोजन बंध को कटी हुई लाइन देखिए इस तरह से, जैसा आप देख पा रहे हैं ना, इन कटी हुई लाइनों से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध। ये देखिए ये जल का अणु है, ये जल का अणु है, ये जल का अणु है, ये जल का अणु है। ये देखिए इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमने बॉन्ड दिखा दिया है, हाइड्रोजन बंध। ये देखिए देख पा रहे हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एक अणु हो गया, दूसरा अणु हो गया, तीसरा अणु हो गया, चौथा अणु हो गया, यहाँ पे और भी हो सकते हैं। देखिए इसको देखिए आप, इस हाइड्रोजन की प्रवृत्ति इस ऑक्सीजन से, क्योंकि ये दूसरा अणु है ना, ये भी विद्युत ऋणात्मक है, तो इस हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन के साथ एक हल्का कमजोर बंध बनाने की प्रवृत्ति है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। समझ रहे ना आप। देखिए इस अणु को देखो, इसमें जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से, इस अणु को देखें, इसमें जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से। जितने भी हाइड्रोजन है वो सब बंध बनाएंगे, सब हमें आपको दिखाना था कि इस तरह से ये हाइड्रोजन बंध बनते हैं। अगला देखिए, अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध। देखिए
ऐसे हमने यहाँ दिखा दिया कि ये अमोनिया अणु है, ये अमोनिया अणु है, ये अमोनिया अणु है, ये अमोनिया अणु है। देखिए ये नाइट्रोजन जो है विद्युत ऋणात्मक है, ये सब हाइड्रोजन जो है हल्के हल्के धनावेशित हो जाएंगे। तो फिर इन सब हाइड्रोजनों की प्रवृत्ति क्या होगी, किसी दूसरे अणु के प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से एक हल्का बंध बनाने की प्रवृत्ति होगी। जैसे इसको देखें तो इस हाइड्रोजन की प्रवृत्ति क्या है, देखिए इस नाइट्रोजन के साथ एक हल्का बंध बनाने की प्रवृत्ति। समझ रहे हैं ना आप, ये सब हाइड्रोजन बंध है, ठीक है, ये अमोनिया का अणु है। चलिए आज इस लेक्चर में यहीं तक बात करेंगे, अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।